हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका सिंपल पेंडुलम है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि आपको इसको पढ़ना है, एंड आपके सिलेबस में क्यों इसको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो आपने क्लॉक्स देखी होंगी, बहुत सारे आपने क्लॉक देखी होंगी। क्लॉक में आपने एक पेंडुलम क्लॉक भी देखी होगी, हो सकता है आपके घर में ही हो, या अगर आपके घर में नहीं है तो आपने किसी ऑफिस में देखी हो, या हो सकता है आपने किसी स्कूल में देखी हो, या हो सकता है आपके ही स्कूल में हो, या हो सकता है कि अगर आपने कहीं भी नहीं देखी तो आप क्या करिए, शॉप पे जाइए, जो वॉच या क्लॉक की शॉप होती है वहाँ पर जाइए, आपको पेंडुलम क्लॉक दिख जाएगी। तो जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, वो आपके सिंपल पेंडुलम के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। समझ में आ गया कि जो आपकी पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, वो आपके सिंपल पेंडुलम के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। और बात करेंगे जैसे कि आपकी जो वॉचेज़ हैं, क्लॉक हैं, ठीक है, वो उनका काम क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है, वो आपको टाइम बताती हैं। मतलब क्या हो रहा है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक आपको पढ़ना है कि किस तरह से इसका जो प्रिंसिपल है, किस तरह से वर्क करता है और होता कैसा है, किस तरह से हम लोग इसमें टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम आपका कैसे होता है, या क्या होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या इसका सिस्टम होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, तो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है आपका, उसमें क्या होता है, ये आपका एक हैवी पॉइंट मास है। ये आपका क्या है, एक हैवी पॉइंट मास है जो कि सस्पेंडेड है फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। किससे सस्पेंडेड है, रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू, ध्यान समझिएगा। और जो स्ट्रिंग है आपकी वो क्या होगी, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मीन्स क्या है कि जो आपका हैवी पॉइंट मास है, हैवी पॉइंट मास है, जिसको बोब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोब। वो आपका क्या है, सस्पेंडेड है। किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू। और स्ट्रिंग आपकी कैसी रहेगी, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। अब आप प्रैक्टिकली कुछ सोचिए, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इस टॉपिक से हट जाइए। देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दी, मैंने आपको एक थ्रेड या फिर रस्सी दे दी आपको, ठीक है, स्ट्रिंग दे दी, और आपके हाथ में मैंने पकड़ा दी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कोई भी मास नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट ध्यान समझिएगा कि इसका कोई मास नहीं है, आप मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। प्रैक्टिकली आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे इस बात को कि सर इसका कोई मास नहीं है। आप बोलोगे सर इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, क्योंकि मैंने इसको पकड़ रखा है और दिख भी रही है। ठीक है, हाथ से उसको आप क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, अगर आप उसे खींचोगे, इन एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है कि अगर खींच रहे हैं आप, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आपने इसको खींचा, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप उसे क्या करेंगे, पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे, ठीक है, पुल करिए, आप स्ट्रिंग को पुल करिए, पुल करने के बाद इसकी लेंथ पर कोई भी इफेक्ट, सॉरी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन एक्सटेंसिबल है, मतलब खींचने पर इसकी जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है, बढ़ बिल्कुल नहीं रही है। इसका मतलब क्या होता है, इन एक्सटेंसिबल। तो दोनों ही चीज़ आप सोचिए कि मासलेस एंड इन एक्सटेंसिबल, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल पेंडुलम हम लोग यूज़ करेंगे, जब तक हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, वो हम लोग आइडियल केस मान के चलते हैं। और आइडियल केस क्या रहेगा आपका, कि जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी मासलेस होती है और इन एक्सटेंसिबल होती है, उसका कोई भी बिल्कुल भी जीरो मास होता है। मास कितना रहता है, बिल्कुल भी मास नहीं होता है, और साथ में वो इन एक्सटेंसिबल कैसी रहती है, इन एक्सटेंसिबल रहती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। एक और पॉइंट समझिए, दो पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट और समझिए। थर्ड पॉइंट समझने से पहले इसको, जो इसका फिगर है, फिगर को हम लोग देखेंगे, और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये आपका सिंपल पेंडुलम का फिगर बना हुआ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का फिगर बना हुआ है। ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है जहाँ से आपकी स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर सस्पेंडेड है, जिसके थ्रू आपका बोब, या बोल सकते हैं कि जो आपका हैवी पॉइंट मास है वो आपका लटका हुआ है, इसको बोला जाता है बोब। ठीक है, क्या बोला जाता है, बोब। ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोला जाता है इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और इसके थ्रू जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू आपका क्या है, जो बोब है वो आपका लटका हुआ है। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, इसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। अभी सारे पॉइंट्स आप भूल जाइए, जितना मैं बताऊँ उतना पढ़िए। जब तक आप देखेंगे पूरा वीडियो एंड होगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जितने पॉइंट्स मैं बताऊँ, जब मैं बताऊँ तभी आपको पढ़ना है। तो क्या हो गया,
इसमें क्या होता है कि एक रिजिड सपोर्ट है जिसके थ्रू आपका एक बॉब सस्पेंडेड है, और क्या होता है कि स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड होता है, और स्ट्रिंग आपकी कैसी रहेगी, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, 2 पॉइंट्स हो गए, मासलेस एंड एक्सटेंसिबल, सॉरी इनएक्सटेंसिबल, जो कि स्ट्रिंग के बारे में हुआ। अब बात करेंगे ये वाला पॉइंट, ये जो आपका क्या है, मास है आपका, ठीक है, हैवी पॉइंट मास, जिसको बोला गया बॉब। इसको ध्यान समझिएगा, क्या है आपका ये, हैवी पॉइंट मास, एक हैवी पॉइंट मास है आपका ये आपका क्या है, हैवी पॉइंट मास। देखिएगा, क्या अगर कोई आपका मास पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट मास है, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट मास है। अगर पॉइंट मास पहले आपने बोल दिया, क्या बोल दिया कि पॉइंट मास है, क्या हैवी हो सकता है, हैवी का मतलब भारी भरकम, बहुत ज़्यादा बड़ा। अगर आपने पॉइंट ही बोल दिया, क्या हैवी हो सकता है, प्रैक्टिकली इसको भी सोचिए। अब बिल्कुल टॉपिक से हट जाइए आप, मैंने बोल दिया कि हैवी पॉइंट मास है और हैवी है, क्या यार ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि आपका पॉइंट मास भी है और बहुत बड़ा है, हैवी है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आइडियल केस में इसको भी मान के चलते हैं कि आपका क्या है, एक मास है, मतलब पॉइंट मास है जो कि आपका हैवी है। पॉइंट मास क्या है आपका, हैवी पॉइंट मास है, क्लियर है। और किसका बना होता है, आयरन या फिर ब्रास में से किसी का भी हो सकता है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है कि जो आपका बोब होता है वो क्या होता है, हैवी सॉलिड होता है, या आप बोल सकते हैं हैवी पॉइंट मास, और साथ में जो आपकी स्ट्रिंग होती है मासलेस, एंड साथ में इनएक्सटेंसिबल, क्लियर है। इसको आप लाइट भी बोल सकते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है लाइट होती है और स्ट्रांग भी रहती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्लियर है। ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे, समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्लॉक के बारे में, ठीक है। तो क्लॉक होती है आपकी, क्लॉक में क्या रहता है कि जो आपकी क्लॉक में जो सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम यूज होता है वो आपका सिंपल पेंडुलम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पेंडुलम की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल ही पेंडुलम है अकेला, ठीक है। ये पेंडुलम का टाइप है। तो क्या होता है, जो आपकी अपने ऑफिस में या फिर आपके घर में जहाँ भी आपकी जो पेंडुलम क्लॉक रहती हैं, यूज होती हैं, वहाँ पर उसमें क्या रहता है, सिंपल पेंडुलम नहीं होता है, वो आपका रहता है, कौन सा रहता है, कंपाउंड पेंडुलम। ये आपके सिलेबस में नहीं है कंपाउंड पेंडुलम, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कंपाउंड, इसका जो मेथड है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए या आपके वाइवा में पूछ लिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, कि आपका क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है, सिंपल पेंडुलम बिल्कुल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि जो आपका कंपाउंड पेंडुलम है ये आपका ऑक्सीलेट कर सकता है हॉरिजॉन्टली एक्सिस में भी, इस तरह से भी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीलेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीलेट कर सकता है। इस तरह से ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, तो इस तरह से भी ये ऑक्सीलेट कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर कि ऑक्सीलेट या फिर ऑक्सीलेटिंग क्या है, ऑक्सीलेट तो आपने बताया नहीं क्या होता है ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखे, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं सिंपल पेंडुलम की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो बची हुई पॉइंट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता क्या है, जैसे आपने देखा था बोब, जो आपका बोब है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट कर लेता है, उसको बोला जाता है वन ऑक्सीलेशन। अब फिर से आप बोलेंगे कि सर टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं, देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीलेशन की। तो देखिएगा, फिगर पे चलते हैं, फिगर देखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। देखिएगा क्या होता है कि अब कुछ पॉइंट समझते हैं, जैसे कि आपका ये बोब है, ये यहाँ पर क्या है, रेस्ट पोजीशन इसकी बी, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है। बी पर क्या होता है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, किस पर है, रेस्ट स्टेट बोला जाता है इसको, या फिर रेस्ट पोजीशन बोला जाता है, या फिर मीन पोजीशन भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, क्लियर है। अब मान लो आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, पुल्ड कर दिया, आपने पुल किया, और फिर आपने रिलीज कर दिया, इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे क्या करेगा ये, आप यहाँ तक बी तक लेके आए और आपने छोड़ दिया, तो फिर सॉरी बी से सी तक लेके आए, ठीक है, आपने पुल किया बी से सी तक, फिर आपने छोड़ दिया, तो क्या आएगा, क्या होगा, फिर से अगेन ही बी पर आएगा। जब आप छोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि सी पर यहाँ पर रुक जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता, दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या किया आपने कि ये आपका स्टेट ऑफ रेस्ट पर था, मीन पोजीशन पर था, ठीक है। आपने क्या किया, इसको पुल किया, कहाँ तक लेके आए, सी तक, ये आपका सी है, ये आपका बी था, बी से आप सी तक लेके आए। जैसे आप रिलीज करेंगे, इसे छोड़ेंगे, तो क्या होगा, क्या यहीं रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ये वापस आएगा कहाँ पर, बी पर वापस आएगा, और बी से फिर कहाँ पर जाएगा, ए पर जाएगा, फिर अगेन बी पर आएगा, फिर सी पर जाएगा। तो इस तरह से जो आपका मोशन हो रहा है, जो आपका मोशन हो रहा है, इसी को बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। आपने क्या किया था, बी से सी तक लेके आए, ठीक है, आपने छोड़ दिया। जब छोड़ देंगे तो किस तरह से मोशन होता चला जाएगा, ऐसे और ऐसे, इस तरह से आपका ये मोशन होता चला जाएगा। आपने पेंडुलम देखे होंगे, इसी तरह से आपके मोशन करते हैं,
क्लियर है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो बी से आप कहाँ पर लेके आए थे, सी तक, ठीक है। सी से आपने छोड़ा, बी पे आया, फिर ए पे आया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया। तो मतलब जैसे आपने बी से स्टार्ट किया था, अगेन बी पर आ जाए तो उसको बोला जाएगा वन ऑक्सीलेशन। क्या बोला जाएगा कि वन ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट हो गया। मान लो आपने सी की जगह आपने बी से स्टार्ट किया, मान लो आपने सी की जगह बी से स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि बी से सी पर जाएगा, फिर बी पर आएगा, फिर ए पर जाएगा, फिर बी पर आएगा। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है अगेन वहीं पर आ जाए, उसी को बोला जाएगा वन ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है, वन ऑक्सीलेशन आपका हो गया। मान लो आपने ए से स्टार्ट किया तो क्या होगा, ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा, फिर बैक आएगा बी पर, फिर ए पर आएगा। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर अगेन आ जाए, उसी को बोला जाएगा वन ऑक्सीलेशन। क्या बोलेंगे, वन ऑक्सीलेशन। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसके बाद देखेंगे पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या टाइम पीरियड। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है या टाइम पीरियड क्या होता है कि जो वन ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, वन ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लग रहा है उसे बोलेंगे पीरियड, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन या टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि वन आपका जो ऑक्सीलेशन है कंप्लीट हो रहा है, जितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उस टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। क्लियर है। इसको डिनोट की बात करेंगे तो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और आपको यूनिट तो बताने की जरूरत नहीं, टाइम की जो यूनिट रहती है सेकंड रहती है, ठीक है। क्या रहती है, सेकंड ही आपको हर जगह यूज़ करना है, मिनट या फिर आवर में यूज़ नहीं करना है। बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आपके 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, वही उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन उसी को बोला जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आपके कितने कंप्लीट हो रहे हैं इन 1 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहे हैं, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। बात करेंगे इसको किस तरह डिनोट करते हैं, तो मैक्सिमम आपको एफ दिखेगा, एन भी कहीं कहीं मिल सकता है। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको याद रखना है हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, या सेकंड इन्वर्स भी कहेंगे आपको मिल जाएगी। तो दोनों आपको यूनिट याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर्ट्ज आपकी यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन की। क्लियर है। अब इसका रिलेशन भी देख लेंगे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है एफ इक्वल टू 1/t होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 1/f, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई भी एक याद कर लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर ही दिख जाएगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वन आपका जो ऑक्सीलेशन है कंप्लीट हो रहा है इन टी टाइम या टी सेकंड में आपका कंप्लीट हो रहा है वन ऑक्सीलेशन। वन ऑक्सीलेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। अब यहाँ से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स आपकी यहाँ से यूनिट निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो था रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको भी समझेंगे। देखिएगा एम्पलीट्यूड होता है क्या आपका, ये होता है आपका देखिएगा इसको फिगर से समझेंगे। क्या होता है कि देखिए ध्यान समझिएगा, क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोब, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका, बोब का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन आइदर साइड, किसी भी साइड में हो सकता है, या आपका हो सकता है इस साइड हो, लेफ्ट साइड, या फिर आपका राइट साइड, किसी भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, वही आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। किसी भी साइड हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट, और पॉइंट्स और दे रखे हैं इसकी, तो और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की जो इफेक्टिव लेंथ है उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ, तो देखेंगे कि जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है, अब आपने देखा था कि स्ट्रिंग की भी लेंथ है, यहाँ पर किसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की भी लेंथ है, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। अब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी कहाँ से होती है, ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये वाला पॉइंट है यहाँ तक आपकी क्या स्ट्रिंग की लेंथ है। ये जो यहाँ पर भी फिगर बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से होगा ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी लेंथ होगी वो होती है आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और इसके बाद ये भी तो होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे तो लेंथ होगी, ये वाली, ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ बोब, रेडियस ऑफ बोब। तो क्या होता है, जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है वो टोटल होती है यहाँ से लेकर, मतलब जो आपका जहाँ से ऑक्सीलेट हो रहा है, जहाँ से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, यहाँ से आपका ऑक्सीलेशन हो रहा है, और यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द, बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन एंड बोल सकते कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन,
तो सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन से जो टोटल डिस्टेंस रहती है इसके बीच में, वही आपकी क्या रहेगी, इफेक्टिव लेंथ। मतलब क्या है कि इफेक्टिव लेंथ अगर निकालना है आपको निकालना है तो टोटल लेंथ होगी किसकी, स्ट्रिंग की भी लेंथ होगी प्लस रेडियस ऑफ बो। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें रेडियस ऑफ बो को भी ऐड करेंगे। क्लियर है। अगर इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कहाँ तक, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन तक। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखेंगे। देखिए जो यहाँ पर बोब का जो सेंटर है, इसको इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोब, ये भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। जो बोब का सेंटर होता है इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोब। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन या दे रखा है आपको, पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन की जगह आपको मिल जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोब, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन कौन सा है, जो बोब वाला पॉइंट है यहाँ पर वाला, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोब भी बोला जाता है। और कहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन वाला कहाँ पर है, ऊपर वाला है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये वाला पॉइंट आपका ये मिड वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बोब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का मेजरमेंट है उसको किस तरह से करते हैं। क्या होता है कि जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ की स्क्वायर रूट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये 1 नहीं है, एल होगा। ठीक है, क्या होता है, जो आपका टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, सॉरी स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा एल। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एल अपॉन टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपका कोई कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड किस तरह से कर सकते हैं आप, ये क्या रिलेशन होता है इसका इफेक्टिव लेंथ के साथ, क्या होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, किसके बीच का ग्राफ है, ये टी स्क्वायर या टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वर्सेस लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, ये आपकी लेंथ है, कौन सी है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसके बीच में आपका ग्राफ बना हुआ है, इसको भी समझेंगे, देखेंगे तो देखिएगा ये आपका ग्राफ बना हुआ है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या है, ग्राफ है। अब देखिएगा क्या है कि इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है, ये बन रही है लाइन आपकी। क्लियर है, ये आपकी लाइन बन रही है। अब देखिए आपने टेन थीटा, आपने स्लोप का नाम सुना होगा, स्लोप का नाम सुना है आपने, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली है, अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लीजिए, हल्का सा डीप जाएंगे बिल्कुल। आप अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए अपना, लेकिन इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप। क्या होता है कि स्लोप, स्लोप स्लोप आपने स्ट्रेट लाइन हो सकता है पढ़ ली हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो यहाँ पर देखिएगा। स्लोप क्या होता है आपका, टेन थीटा ही बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे, टेन थीटे से निकलता है, टेन थीटा। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, ये आपकी लाइन है, ये आपका क्यू यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यू आपका यहाँ पर है, इसको आर मान लीजिए। टेन थीटा क्या होगा, मान लो ये आपका ये आपका थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा निकालने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका मान लो थीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे यहाँ पर कितना आएगा, पी आर अपॉन क्यू आर, यही आएगा, पी आर अपॉन क्यू आर। अगर बात करेंगे पी आर, तो पी आर आपकी किसकी इक्वल है, पी आर आपकी ये है, ए बी की इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी अपॉन, और ये आपकी किसकी इक्वल है, जो आपकी क्यू आर है, क्यू आर किसकी इक्वल है, ये दे रखा है आपका, मतलब डी सी की इक्वल, तो डी सी हो सकता है। अगर मान लो ये जो आपका ए पॉइंट है इसको हम टी वन मान लें, इसको टी वन या टी वन का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, टी टू का स्क्वायर, और इसको सी को क्या मान लें, एल या एल वन, और इसको एल टू मान लें, तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, तो ए बी कितना आएगा, टी वन का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, एल वन माइनस एल टू, इस तरह से भी आ सकता है। तो आपका ये क्या है, स्लोप है आपका, क्या है, स्लोप है आपका ये। ठीक है, किसका स्लोप है, जो आपने ग्राफ बनाया था किसका, टी स्क्वायर वर्सेस एल का, इफेक्टिव लेंथ का। ठीक है, इसका स्लोप है। अब जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है, स्लोप आपका कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट ही है, एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन रहता है जो आपके लिए काफ़ी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसका जो लास्ट वाला जो फाइनल इसका रिजल्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। वो क्या है आपका, ये है,
यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी पॉइंट लिखे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो इसका फाइनल जो डेरिवेटिव रिजल्ट है आपका, वो क्या है आपका, पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इसको, कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ, जो स्लोप रहता है वो आपका किसके इक्वल रहता है, वो आपका रहता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। बाकी आपको ये याद मत करिएगा, इसको मत करिएगा, इसको करिएगा, ठीक है। यहाँ से आप जी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है पहली बात तो। यहाँ से आप जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर स्लोप दे रखा है तो स्लोप से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। स्लोप अगर दे रखा है तो स्लोप से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आई ग्राफ, इससे आपका जी निकल आएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आई ग्राफ क्या होता है आपका, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसको रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछ लिया जाएगा। किस तरह से हो सकता है सॉल्यूशन कुछ करना हो या न्यूमेरिकल करने हो, तो इस तरह से डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। ये तो आप देख चुके हैं, पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड की बात करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो आपका टाइम पीरियड है ऑफ ऑक्सीलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलेंगे कि सर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये तो कांस्टेंट रहता है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, 9.81 इसकी वैल्यू रहती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही रहता है ना, यही रहती है। लेकिन क्या होता है, ये हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, ये आपकी वैल्यू है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि मान लो आपकी अर्थ बनी हुई है, ये आपकी अर्थ है, इस तरह से आपकी अर्थ बनी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपका पोल है, तो पोल पर क्या होता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम रहती है। एक मिनट, थोड़ा सा हट गया, इसको सही करते हैं। हाँ देखिएगा, तो क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम रहती है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे इक्वेटर पर, अगर इक्वेटर पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहती है कि आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है। जब हम लोग ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका पोल है, पोल पर मैक्सिमम रहती है और इक्वेटर पर आपकी मिनिमम रहती है। अगर कहीं माउंटेन वगैरह पे आप जाएंगे, ठीक है, तो माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे जाएंगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसी ग्रेविटी डिक्रीज हुई आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इसलिए क्या होगा, अगर ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज होगा। ये तो जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन पर डिपेंड कर रहा है, ये आपकी डिपेंडेंट जिस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपके पॉइंट है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड। अब क्या होता है, जैसे कि आपका बॉब है या आपकी स्ट्रिंग है, किस चीज़ की बनी हुई है, बॉब आपका किस मटेरियल का बना हुआ है, तो आपका टाइम पीरियड है वो इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। और साथ में एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता है कि किस तरफ स्विम आपका किस साइड हो रहा है, कितना आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कितना बड़ा एम्पलीट्यूड आपका, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो 2 पॉइंट्स आपके ये हैं जिस पर डिपेंड नहीं करता है, और 2 पॉइंट ये हैं जिस पर डिपेंड करता है। किस किस पर करता है, इफेक्टिव लेंथ पर करता है और साथ में ग्रेविटी पर करता है। और किस पर नहीं करता है, मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और साथ में एम्पलीट्यूड पर नहीं डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट्स हैं टाइम पीरियड के जो कि आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रट लीजिएगा इनको, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा से रिपीट करके देखिए, लेकिन आप इनको याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इन सब के बाद जो यहाँ पर पॉइंट थी, इन्हीं के बेसिस पर इसका एक्सप्रेशन जो डेरिवेशन है ये निकल के आता है कि किस तरह से हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड आपका क्या आता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जैसे आपने देखा था टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एल, और इनवर्सली प्रोपोर्शन था किसके, अंडर रूट ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसको 2 पाई बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो आपको कोई भी एक फार्मूला याद रखना है, कोई भी याद रखिए, ये वाला याद कर लीजिए कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप टाइम पीरियड डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
और साथ में इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। इफेक्टिव लेंथ मैंने भी बताया था आपको किस तरह से निकालना, आपको ये लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ और प्लस रेडियस ऑफ बोप को ऐड कर देना है। और जी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड, कहीं कहीं 9.8 भी लिखा होगा तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही रख सकते हैं आप, आंसर आपके सेम आएंगे। थोड़ा बहुत पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9.81 या फिर 9.8 भी रख देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम आपका क्या रहता है कि इसमें जो टाइम पीरियड होता है आपका, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होता है वो आपका 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड आपका क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 2 सेकंड के इक्वल होता है, इसी को बोला जाता है सेकंड पेंडुलम। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड रहेगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1 मीटर के आसपास आएगी। ठीक है, 1 मीटर आपकी क्या आएगी, इफेक्टिव लेंथ आएगी। इसी को बोला जाता है सेकंड्स पेंडुलम। ये आपका यहाँ पर टॉपिक आपका फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।